नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल आधार एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल मैथ्स बैच फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या पटवारी की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो या सेंटर के किसी भी या फिर अपने पास स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो यह बैच आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। हम यहाँ पे कंप्लीट एडवांस और कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ पढ़ेंगे। इस क्लास में आपके लाइव क्लासेस, उसके साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मैथ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ्स में अगर पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अर्थमेटिक मैथ्स की और अगर एडवांस मैथ की जो बात करें, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, मेन जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है बेटा कि अपने पास एडवांस मैथ में कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, अर्थमेटिक मैथ्स में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो हम ये पहले कैलकुलेशन अपनी थोड़ी मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन मजबूत होगी, अपनी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, क्वेश्चन को हम उतनी आसानी से कर पाएंगे। अगर अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा फास्ट है तो हम टाइम अपना बचा सकते हैं और उसी टाइम बचे हुए टाइम को हम किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो हम पहले कैलकुलेशन अपनी मजबूत करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अर्थमेटिक मैथ्स में पढ़ाऊंगा आपको, सबसे पहला जो चैप्टर होगा अपना होगा वो सरलीकरण। सरलीकरण चैप्टर होगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो इसी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे हिसाब से पढ़ेंगे, वो सभी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपने पास चैप्टर होगा अर्थमेटिक मैथ में, जो पहला चैप्टर होगा वो पहला चैप्टर होगा आपके पास सरलीकरण। कौन सा चैप्टर होगा? पहला सरलीकरण। पहला जो चैप्टर होगा आपके पास वो होगा सरलीकरण, यानी सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन में अपने पास क्या क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगी। तो जो पहला अपने पास होगा वो पढ़ेंगे हम कैलकुलेशन। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन हम सिर्फ कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो अपने पास होगा वो अपने पास, इसमें पहला पॉइंट होगा अपने पास गणनाएं। क्या होगा पहला पॉइंट? गणनाएं, यानी कि कैलकुलेशन। जो पहला चैप्टर पहला अपने पास पॉइंट होगा, इसमें होगा अपने पास कैलकुलेशन। और उसके बाद में हम इसमें दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा अपने पास वो होगा सेट्स एंड इंडिसेस। क्या होगा? सेट्स एंड इंडिसेस। दूसरा जो टॉपिक होगा आपके पास वो होगा सेट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक व करणी। क्या होगा? घातांक व करणी। इसमें जो दूसरा टॉपिक होगा आपके पास वो दूसरा टॉपिक होगा घातांक व करणी। और इसी से रिलेटेड इसी में तीसरा टॉपिक करेंगे हम इनका कंपैरिजन कि घातांक व करणी, घातांक व करणी का जो अपने पास कंपैरिजन होगा, तुलना करेंगे इनकी। क्या करेंगे हम? तुलना। घातांक व इनकी तुलना हम इनमें समय डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार टॉपिक ले देता हूँ, उसके बाद में हम इनके बारे में सबसे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक होगा अपना वो होगा अपने पास स्क्वायर व स्क्वायर रूट। जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी कि ये तो हो जाएगा आपके पास वर्ग और अगला हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। जो अगला होगा आपके पास स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। क्या हो जाएगा बेटा? वर्गमूल। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो इसी में अगला टॉपिक होगा आपके पास क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब यानी कि घन हो जाएगा आपके पास, और इसी से आगे अपने पास जो नया टॉपिक हो जाएगा इसी में हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, यानी कि अपने पास हो जाएगा घनमूल। अगला टॉपिक क्या हो जाएगा अपने पास? क्यूब एंड क्यूब रूट। इसी में आगे अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। हम इसमें पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण। इसी में जो अगला टॉपिक होगा आपका क्या होगा? परिमेयकरण। और अगर और इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक आपके पास हो गए हैं। एक टॉपिक और इसी में ऐड कर लेते हैं हम, वो जो होता है अपने पास कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी कि अपने पास जो भिन्न होती है 1/2 3/2 4/2, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, उनको आपस में तुलना करके बताना होता है कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि अपने पास भिन्नों की तुलना। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों की तुलना।
हम इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। और इसमें और भी जो टॉपिक है, और भी टॉपिक रह जाते हैं अपने पास, सीरीज रह जाती है, सीक्वेंस रह जाता है अपने पास। उसमें उससे जो टॉपिक बचेंगे अपने पास सीरीज और अपने पास सीक्वेंस वाले। और अगले एक और चीज़ आती है अपने पास, हमने ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, जब भी ए आ जाता है यहाँ पे, फिर से यहाँ ए आ जाता है और यहाँ फिर ए आ जाता है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये अपने पास रुक भी सकता है 4-5 टर्म के बाद में जाके, या फिर हो सकता है कि ये अनंत तक चलता जाए। इसके बाद में यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, या कुछ अपने पास ए की जगह बी हो सकता है यहाँ पे ए आ जाए, उसके बाद में बी आ जाए, फिर से ए आ जाए, फिर से क्या आ जाए, बी आ जाए। तो इन्हीं सबको हम सीरीज और सीक्वेंस वाले में पढ़ेंगे। तो ए पी और जी पी और सीरीज और सीक्वेंस, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। अलग से चैप्टर होगा अपने पास, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अपने पास श्रेणी हो जाएगी सादा। श्रेणी में क्वेश्चन आते हैं आपके पास, आपने देखा होगा ऐसे कि एक, फिर आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3, फिर यहाँ पे कुछ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फिर अपने पास चलती रहती है, अनंत तक भी जा सकती है या कहीं जाके अपने पास रुक भी सकती है। तो इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये अपने पास होते क्या है, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, पहले जो कैलकुलेशन है उसमें हम जितना हो सकता है उतना शॉर्ट से करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा वैदिक मैथ्स का सहारा लेंगे गणनाएं करने के लिए, कि कैसे शॉर्ट तरीके से हम आराम से फटाफट गुणा भाग कर सकते हैं। इसमें हम वैदिक गणित का थोड़ा बहुत प्रयोग करेंगे। किसमें करेंगे? गणनाएं करने में, क्योंकि वैदिक गणित से गणनाएं आसानी से हो जाती है। और अगर मैं सेट्स व इंडिसेस की बात करूँ, घातांक को करने की अगर बात करें, तो घातांक को करने अपने पास आती है कि मान लिया 2 की घात 3 आ गई, या अपने पास नीचे कुछ भी हो सकता है, बटे भी हो सकता है यहाँ पे, फिर 2 की घात 4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी सॉरी, फिर यहाँ पे 3 की घात मान लिया 2। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बड़े छोटे, उनको पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्क्वायर वैस, उसके बाद में पढ़ेंगे घातांक करने का कंपैरिजन, तुलना करना होता है। तुलना करना कैसे होता है कि जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लिया कि 2 की घात 5 है और इधर लिखा हुआ है कि 3 की घात 4 है। बताइए कि इन दोनों भिन्नों में से, सॉरी इन दोनों में से अपने पास बड़ी क्या है और छोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपके पास घातांक करने का कंपैरिजन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्क्वायर व स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर किसी का कैसे निकालते हैं वर्ग फटाफट, और उसी का अगर देखते ही स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्यूब व क्यूब रूट, यानी किसी भी संख्या का अपने पास घन कैसे निकालते हैं और किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। फटाफट आसानी से निकालना सीखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होगा, कैलकुलेशन पे। तो जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके पास कैलकुलेशन रिलेटेड है, तो आप आसानी से पढ़ लिए इसको। एक बार आगे पढ़ेंगे हम इसके रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण अपने पास ऐसा होता है कि मान लिया 1 दे दिया √2 प्लस √3। अब इसका परिमेयकरण करना होता है, कभी कभी डायरेक्ट नहीं आता है कभी भी क्वेश्चन में कि अपने पास इसका परिमेयकरण करो। अपने पास क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बीच में अपने पास कभी कभी परिमेयकरण करना पड़ जाता है, तो ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कंपेरिजन ऑफ द फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना अपने पास ऐसे कर सकते हैं हम कि मान लिया 2 भिन्न आ गए अपने पास कि 2, 4, 5, 7 ऐसे कुछ भी, और नीचे दे दिया और एक और भिन्न दे दिया आपको, और यहाँ भी दे दिया कुछ। तो बताइए कि इन दोनों भिन्नों में से अपने पास बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगा अपने पास कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की तुलना करना। और इसमें जो एक टॉपिक रह गया है वो मुख्य टॉपिक है, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें बोडमास। क्या पढ़ेंगे हम? बोडमास। तो एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापस समझा देता हूँ मैं। जो पहला टॉपिक होगा वो गणनाएं है। दूसरा टॉपिक है सेट्स एंड इंडिसेस, घातांक करने। उसके बाद में घातांक करने का कंपैरिजन, घातांक करने में तुलनाएं कैसे करते हैं। उसके बाद में हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, वर्ग व वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद में हम घनमूल पढ़ेंगे। उसके बाद में हम परिमेयकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भिन्नों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और फिर अपने पास एक और टॉपिक बच जाता है, क्या? बोडमास। तो इनको हम सभी से डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं इसमें। तो मैंने आपको 6-7 टॉपिक लिखाए हैं। अगर कोई सा भी टॉपिक रह भी जाए तो आप कमेंट करके बता देना ये टॉपिक रह गया, हम उसमें वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पहला टॉपिक ले रहे हैं आज क्योंकि क्लास वैसे ही 10 मिनट की हो चुकी है, तो आज तो सिर्फ डेमो क्लास थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं पहले यहाँ पे छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एक वर्ग और वर्गमूल। जो पहला टॉपिक ले रहा हूँ मैं वो हो जाएगा आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हिंदी भी लिख देता हूँ मैं नीचे। ये तो जाएगा आपके पास वर्ग
और ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल। इन दोनों में देखो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4, अब अपने पास 4 का क्या निकालना है, एक बार तो वर्ग निकालते हैं 4 का और एक बार 4 का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अगर मेरे को 4 का वर्ग करना होगा, 4 का क्या करना होगा, वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। अगर मेरे को 4 का क्या करना है वर्गमूल, 4 का क्या निकालना है वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो अपने पास संख्या प्राप्त होती है वो तो क्या होता है उस संख्या का वर्ग होता है, यानी स्क्वायर होता है। और वापस स्क्वायर के अपने पास वर्गमूल क्या होगा, ये वर्गमूल होगा। 4 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा। उसके बाद में अगर 16 दे रखा है तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो इनमें पढ़ेंगे, ये तो आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने की आसान विधि है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसी संख्या का वर्ग आ जाएगा। वैसे मैं आपको इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा किसी संख्या का फास्ट अपने पास वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अपने पास जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है अपने पास वर्गमूल। क्यों, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के अपने पास एक तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है, हमने पढ़ा है जो गुणनखंड विधि होती है उससे, कि मान लिया यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं तो अपने पास 8 आता है। उसके बाद में 2 का भाग देते हैं तो फिर से 4 आता है, फिर से 2 का भाग देते हैं तो फिर 2 आता है, और फिर से 2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास 1 आ जाता है। यानी 1 2 3 और 4 2 के अपने पास कितने जोड़े आ रहे हैं 4 जोड़े आ रहे हैं। तो इनमें से 2 जोड़े ले लेते हैं, एक तो ये ले लिया और एक क्या ले लिया, ये ले लिया, कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इसको लिखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद में अपने पास एक और मेथड आता है भाग विधि। जो भाग विधि हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये अपने पास भाग विधि है, यहाँ पे 16 लिख दिया और आपको पता होगा कि आप यहाँ पे जोड़े बनाते हो इनकी 2 के जोड़े बना के आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, अगर इस तरह से मैं एग्जाम में करने बैठे तो कम से कम 2 या 3 मिनट तो अपने पास इसी में लग जाएगी। और अपने को कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम इनको थोड़े एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं कि अगर मैं 0 का स्क्वायर करता हूँ, 0 को क्या करते हैं स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि लास्ट में 0 आता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आता है 1 आता है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाता है 4 आ जाता है। और अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाता है 9 आ जाता है। और अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाता है 16 आ जाता है। और अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाता है 25 आ जाता है। और अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो अपने पास क्या आ जाता है 36 आ जाता है। और इसी तरह अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 7 का स्क्वायर करने पर अपने पास 49 आएगा। अगर 8 का स्क्वायर करने पर अपने पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करने पर अपने पास आएगा 81। और 10 का स्क्वायर करने पर अपने पास आएगा 100। और आगे लिख लेते हैं 4 5। अगर मैं 11 का स्क्वायर करना चाहूँ तो 11 का स्क्वायर आएगा आपके पास 121। अगर मैं 12 का स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर आएगा आपके पास 144। अगर 13 का स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर आएगा आपके पास 169। और अगर 14 का स्क्वायर करें तो अपने पास आ जाएगा 196। क्या जाएगा 196। तो यहाँ से देखो एक बार, मैंने 0 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 0, 1 का स्क्वायर करने पर अपने पास 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पर अपने पास 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पर अपने पास 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पर अपने पास 16 आएगा, 5 का करने पर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर अपने पास 81 आएगा। और 10 का स्क्वायर करने पर अपने पास कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ से देखो 10 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है 100। तो जैसे अपने पास वापस चीज़ें रह रही है, यहाँ पे लास्ट में क्या था 0 और यहाँ पे लास्ट में क्या है 0। यानी अगर इकाई का अंक 0 दे रखा है तो लास्ट में भी क्या आएगा अपने पास 0 आएगा। अगर यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 1, तो उसका वर्गमूल सॉरी वर्ग करने पर कितना आ रहा है 1। यहाँ बताओ इकाई का अंक क्या दे रखा है 1, तो यहाँ भी लास्ट में क्या आ रहा है 1। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा था 4, यहाँ भी अपने पास इकाई का अंक क्या दे रखा है 2। 2 का स्क्वायर करने पर बताओ लास्ट में कौन सा आ रहा है अपने पास 4। और 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा था 9, यहाँ पे देख लो 3 है। और 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 5 की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 25। यहाँ पे 15 का और लिख देता हूँ एक बार, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 225। तो यहाँ देखो लास्ट में यहाँ भी 5 है और लास्ट में यहाँ भी क्या है 5 है। यानी अपने पास 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक संख्याएं वैसे वैसे रहती है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं कोई सी संख्या दे रखी हो बड़ी तो रिपीट होने लग जाती है चीज़ें। यहाँ देखो एक बार 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद में 6 आएगा, 5 आएगा, फिर से 6 आएगा।
उसके बाद में 9 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। यानी इसके अलावा और कोई अंक अपने को देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं अंकों में से लास्ट में कोई एक इकाई का अंक अपने पास होगा। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं क्या कि अगर अपने पास लास्ट इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इकाई का अंक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास इकाई का अंक। तो यहाँ देखो अगर इकाई अंक अपने पास 0 है, क्या है 0, तो अपने पास अगर 0 है तो उसका स्क्वायर करने पर लास्ट में भी क्या आएगा 0 आएगा। 0 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो ऐसे कैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो वापस देखो कितना आ गया 6 आ गया। तो 4 का स्क्वायर करने पर क्या जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर करने पर अपने पास लास्ट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और पहले भी 6 आ गया है क्या। तो आप अगर 6 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो, लेकिन लास्ट में अंक कितना आएगा हमेशा 6 ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में 6 आएगा, और 4 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद में अगर 5 है तो लास्ट में हमेशा 5 ही आना है। 15 का स्क्वायर करो तो भी अपने पास 25 का कर लो, या 35 का कर लो, 45 का कर लो, या 125 का कर लो, किसी का भी कर लो। अगर लास्ट में 5 दे रखा है तो वहाँ भी लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 का हो गया। अब 7 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ये 7 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है, और 3 का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है 9 आता है। 7 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो भी इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। उसके बाद में 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 4 आता है, और अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो भी लास्ट में क्या जाता है अपने पास 4 आ जाता है। अगर 9 की बात करें तो 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 पहले भी आ रहा था अपने पास कि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आ रहा था, और यहाँ से 9 का स्क्वायर करने पर भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो यहाँ से देखो 0 अगर दे रखा है तो 0 का स्क्वायर करने पर लास्ट में इकाई का अंक भी क्या आएगा 0 आएगा। अगर 1 और 9 दे रखा है तो लास्ट में कितना आएगा हमेशा 1 ही आएगा। अपने पास 8 और 2 दे रखा है तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। अपने पास 7 और 3 दे रखा है तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। और 6 और 4 दे रखा है तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। 5 दे रखा है तो लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। यानी इसे अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो आप आराम से कि 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, 6 भी आ गया, और क्या आ गया 5 आ गया। यानी किसी भी संख्या के लिए पूर्ण वर्ग होने के लिए यानी वह संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो क्या जरूरी है देखो, पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0। पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक पूर्ण वर्ग होने के लिए इकाई अंक हमेशा या तो 0 होना चाहिए, या लास्ट में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, या लास्ट में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, लास्ट में 6 होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए 5। अपने पास देखो कितनी संख्या है भाई 1 2 3 4 5 और 6। टोटल अंक अपने पास कितने होते हैं 10 अंक होते हैं। 10 अंक में से 6 अंक अगर आ गए, लास्ट में कहीं लिखा हुआ है कि 0 आ गया, तो अपने पास उसका पूर्ण वर्ग हो सकता है, यानी उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है होगा, उसको बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन अगर 0 है तो हम देख सकते हैं 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, और क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 और 3 आपको यहाँ कहीं भी दिख रहा है क्या 2 और 3, इसमें 2 और 3 आपको नहीं दिख रहा होगा। यानी कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 2 और 3 है तो वो संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 और 3 दे रखा है तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वह संख्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। वैसे यहाँ देखो आगे अपने पास 2 और 3 हो गया, 2 और क्या हो गया 3 हो गया, इधर मैं आगे लिख दूंगा इसको, 2 और 3 आ जाएगा तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसके बाद में देखो 2 और 3 हो गया, उसके बाद में 7 हो गया यहाँ पे, और 8 हो गया। अगर ऐसे कैसे 7 और 8 भी आ जाता है तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
तो यहाँ से देख सकते हो आप, एक बार वापस बता देता हूँ आपके पास कि 0 का स्क्वायर करने पर 0 आता है, 1 का स्क्वायर करने पर अपने पास 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर अपने पास 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर अपने पास 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर अपने पास लास्ट में 6 आता है, 5 का स्क्वायर करने पर अपने पास लास्ट में 5 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, 7 का स्क्वायर करने पर अपने पास लास्ट में 9 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर अपने पास लास्ट में 1 आता है, और 10 का स्क्वायर करने पर वापस से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी 0 से लेकर 9 तक अंक रिपीट होते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर इकाई का अंक अपने पास 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। मे भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि वो संख्या पूर्ण संख्या ही होगी। उसको आगे हम प्रोसेस से चेक कर लेंगे कि वह संख्या पूर्ण संख्या होगी या नहीं होगी। तो लास्ट में अगर 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 5। अगर इन 6 संख्याओं में से कोई सी संख्या आपको दिख जाती है तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। उसके अलावा अगर 2, 3, 7 और 8 आ गया तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, अगर उसको देख के बता सकते हैं हम कि यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अब 4 ऑप्शन में मान लिया कि 2 ऑप्शन में लास्ट में लिखा हुआ है, एक में 3 और एक में क्या लिखा हुआ है, 4। आपको सिर्फ देख के ये बताना है कि बताओ इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम वहाँ पे चारों संख्याओं को अगर चेक करने बैठेंगे तो वो क्वेश्चन के लिए अपने पास टाइम मिलता है मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट। अगर उसको करने बैठेंगे तो 10 मिनट तो उनको चारों को चेक करने में ही निकल जाएगी। तो हम अगर वहाँ पे 3 और अपने पास 7 दिख गया तो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे कि 3 आ गया और 7 आ गया, तो ये दोनों तो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती। बाकी बचेगी इनमें से कोई और संख्या। इनमें से भी अलग से डिफाइन करने के लिए अलग से चीज़ें दे रखी है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वह संख्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो वह संख्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पहले तो कि 0 होना चाहिए लास्ट में 1 होना चाहिए, या फिर लास्ट में 4 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बेटा, 5 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए और लास्ट में क्या बच जाता है आपके पास 9। अगर इन 6 अंक में से आपके पास कोई सा अंक दिख जाता है कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अब देखो मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको कि मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आया आपके पास कि 4, 14 और 55। दूसरा ऑप्शन आया आपके पास 17, 56। तीसरा ऑप्शन आया आपके पास 17, 57 और चौथा ऑप्शन आ गया आपके पास 1770। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इन चारों में से कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 5 बचा और एक क्या बचा, 6 बचा और लास्ट में क्या बचा हुआ है, 0 बचा। तो ये ऑप्शन भी हम काट देंगे। वो क्यों काट देंगे अभी हम बता रहा हूँ। अब इन दोनों में से चेक करना है सिर्फ और सिर्फ आपको। 2 ऑप्शन बचे तो इन दोनों को आसानी से चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें अपने पास यहाँ काम आएगी। तो यहाँ देखो, ये ऑप्शन इसलिए काट दिया मैंने, तो यहाँ देखो इसको समझने के लिए एक चीज़ समझ देता हूँ कि अपने पास अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या आएगा, 100 आएगा। अगर मैं इससे और आगे बढ़ता हूँ कि मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ, 100 का स्क्वायर करने पर आपको पता है 10,000 आता है। और जैसे जैसे अपने पास संख्याएं बढ़ाते जाएंगे, 1000 का स्क्वायर कर दो तो अब के बाद 3 की जगह कितनी जीरो आ जाएगी, 6 जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से देखो एक चीज़, हमेशा जो वर्गमूल निकाल रहे हैं संख्या का, तो 2 जीरो है, फिर कितनी जीरो है, 4 जीरो है, फिर कितनी जीरो है, 6 जीरो है। यानी कि हमेशा 2-2 के पेयर बनेंगे। 2-2 का पेयर का मतलब इतना याद रख सकते हो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अगर जीरो देखा है लास्ट में, तो जीरो हमेशा सम संख्याओं में होने चाहिए। या तो 2 जीरो होने चाहिए, या फिर कितने जीरो होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कभी भी ऐसे जीरो नहीं होना चाहिए कि एक जीरो आ गया, 3 जीरो आ गए, या फिर कितने जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए। तो ये ऑप्शन इसीलिए हटा दिया क्योंकि लास्ट में कितने जीरो दे रखे थे, ओनली 1 जीरो। और अपने पास किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जीरो हमेशा सम संख्या में होने चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं कि जीरो हमेशा पेयर में यानी कि जोड़े में होने चाहिए, 2-2 के जोड़े में होने चाहिए, 2 के जोड़े में होने चाहिए। ऐसे नहीं देता हूँ, 2 के जोड़े में होने चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जीरो हमेशा सम संख्या में होने चाहिए। इस सम संख्या में जीरो दे रखे हैं, 2, 4 हमेशा सम संख्या में होने चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ऐसा कैसा है अपने पास होता है चीज़ें पॉइंट में। अगर अपने पास
2 पॉइंट होगी तो ही उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट होगी तो ही उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 6 पॉइंट होगी तो ही उसका क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.5 को 1.5 से गुणा करता हूँ तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 1.5 को 1.5 से गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 2.25, यानी कि 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 25। तो गुणा करने पर यहाँ पे 1 पॉइंट थी, यहाँ पे कितनी पॉइंट थी 1 पॉइंट। जैसे गुणा किया तो पॉइंट कितनी हो गई अपने पास 2 पॉइंट हो गई। अगर आप कभी बताओ किसी भी संख्या का अगर वापस इसका वर्गमूल निकालना चाहूँ तो यही आएगा, यही वर्गमूल आएगा। अगर इसका अगर यही वर्गमूल आएगा तो 1 पॉइंट क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अगर 0 और पॉइंट में दे रखा है तो हमेशा पेयर में होनी चाहिए, किसमें 2 की पेयर में होनी चाहिए, या तो 2 0 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, या फिर कितने होने चाहिए 8। इसी पेयर में अपने पास आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे पॉइंट का भी ऐसा ही है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए पॉइंट हमेशा 2 के जोड़े में होनी चाहिए, या तो पॉइंट होनी नहीं चाहिए, अगर है तो अपने पास 2 होनी चाहिए, उसके बाद में 4 होनी चाहिए, उसके बाद में क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। कभी अपने पास ना तो पॉइंट और ना ही कभी 0 अपने पास कभी विषम संख्या में आएगी, हमेशा किस में आएगी सम संख्या में आएगी। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 दे रखे होते हैं वह संख्या अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। दूसरा टॉपिक आज हमने पढ़ा कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 0 होंगे, 4 0 होंगे, या कितने 0 होंगे 6 0 होंगे, यानी कि हमेशा 2 के पेयर में होंगे, या फिर हमेशा किस में होनी चाहिए सम संख्या में होनी चाहिए, तो वह संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। पॉसिबल है कि वो संख्या हो सकती है, उसको और आगे से हम चेक कर लेंगे। इसी प्रकार का प्रोसेस किस में लागू होता है, पॉइंटों में लागू होते हैं कि पॉइंट भी हमेशा 2 के जोड़े में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 पॉइंट आ रही है, 3 पॉइंट आ रही है, या 5 पॉइंट आ रही है, 7 आ रही है, 9 आ रही है। हमेशा पॉइंट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 22.5, क्या लिख देता हूँ मैं 22.5, तो 22 पॉइंट का 5 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। हमेशा क्या होना चाहिए 2.25 ही अपने पास क्या होना चाहिए वर्गमूल होना चाहिए। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना,